हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपने प्रीवियस टॉपिक्स नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि जब तक आपको प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है नहीं मालूम होगा, आज का टॉपिक समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। फाइन, तो अब हम सीधा चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के होते हैं मेनली 5 टाइप्स: perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary elastic, more than unit elastic and less than unit elastic। ये 5 टाइप्स होते हैं। हम वन बाय वन इन पांचों टाइप्स को करेंगे यहाँ पे डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले आता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। एक बार रिकॉल करते हुए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंज आता है उसी को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है या फिर परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन करके देखेंगे, फिर हम बाकी के 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो इलास्टिक का मतलब होता है क्वांटिटी में चेंज का होना, और इनइलास्टिक का मतलब होता है यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज का नहीं होना। कब? जब हमने वर्ड परफेक्टली यहाँ पे लगा दिया है। तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब यहाँ पे डेफिनेशन मैंने बहुत ही ब्रीफ में और सिंपल में लिख दिया है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो, बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज हो, मगर उसकी वजह से डिमांड में इनफाइनाइट चेंजेस आ जाए, तो उसी को सिचुएशन को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब आप ग्राफ में देखो, प्राइस में इतना नेग्लिजिबल चेंज यहाँ पे आया है कि वो ग्राफ में चेंज दिखाई भी नहीं दे रहा, मतलब पी और पी1 का कोई गैप भी नहीं दिख रहा। फाइन, लेकिन डिमांड क्या हो रही है, क्यू से Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरीके से बढ़ती या घटती जा रही है, मतलब चेंज होती जा रही है। फाइन, तो इसी को हमने कहा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कर्व ऐसे हॉरिजॉन्टल इसको कहते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे कर्व कैसा बन गया, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस डिमांड कर्व। और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट। ठीक है, याद रखेंगे ये जो सिंबल होता है ना, ये वाला, इसको इनफाइनाइट या इन्फिनिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, इन्फिनिटी आ रही है। क्यों आ रही है ये भी हम देख सकते हैं। ईडी का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे मान लो डिमांड में कुछ भी चेंज आ रहा है, 20%, 30%, 40%, कुछ भी चेंज है, मगर यहाँ पे प्राइस में जो चेंज आ रहा है बिल्कुल नेग्लिजिबल, मतलब इतना नेग्लिजिबल कि 0% मान लो। तो यहाँ पे हमारे ईडी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो परसेंट है वो परसेंट से कैंसिल हो गया, और जब 0 से किसी वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमेशा ही क्या आती है, इनफाइनाइट आती है। ये बिल्कुल याद रखेंगे। तो कर्व कैसी बन गई, हॉरिजॉन्टल, और ईडी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, इनफाइनाइट। अब परफेक्टली इलास्टिक का ठीक ऑपोजिट क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में आप देख रहे हो कि प्राइस में तो चेंज हो रहा है, मगर क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, मतलब क्वांटिटी पहले भी ओक्यू क्वांटिटी थी, और प्राइस के बढ़ने या घटने के बाद भी क्वांटिटी उतनी की उतनी रहेगी। डेफिनेशन अगेन क्या लिखा है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस के चेंज होने से भी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये कर्व आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी, तो ये वाली किसके पैरेलल हो गई, वाई एक्सिस की। ये वाली कौन सी एक्सिस होती है, वाई, और ये वाली कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस। तो ये वाली कर्व किसके पैरेलल बन गई, वाई एक्सिस के पैरेलल बन गई। एंड साथ के साथ इसको हम कहते हैं वर्टिकल डिमांड कर्व, याद रखेंगे। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में ग्राफ कैसा बन रहा है, वर्टिकल डिमांड कर्व या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस का कर्व। फाइन, अब यहाँ पे ईडी की वैल्यू क्या आएगी, अगेन सेम फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमने लिखा। तो यहाँ पे डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, 0%। डिमांड तो उतनी की उतनी रह रही है। अब प्राइस में कुछ भी चेंज कर लो, 2, 4, 10, 20%, कुछ भी परसेंट, लाइक मान लो मैंने 20% से डिवाइड किया, तो भी अगेन परसेंट से परसेंट कैंसिल, और 0 को किसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमेशा आती है 0। याद रखेंगे, मतलब 0 से वैल्यू डिवाइड होगी तो इनफाइनाइट हो जाएगी, और 0 को किसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमेशा रहेगी 0। क्लियर है फर्स्ट दो केस। अब नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी वर्ड का मतलब ये होता है 1। तो इसका मतलब यहाँ पे ईडी की वैल्यू क्या आएगी, 1। ईडी की वैल्यू 1 कब आएगी, जब
प्राइस में होने वाला चेंज और डिमांड में होने वाला चेंज इक्वल होगा, बराबर होगा। फाइन, तो इधर लेते हैं हम क्वांटिटी और इधर लेते हैं हम प्राइस, ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है। तो अब देख रहे हो यहाँ पे प्राइस में जब 2% का चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी में भी कितने का चेंज आ रहा है, 2% का ही चेंज आ रहा है। यहाँ जरूरी नहीं है कि 2% ही हो, 2, 3, 4, 5, मतलब जो भी परसेंटेज चेंज इधर होगा सिमिलरली यहाँ पे भी उतना ही चेंज आएगा। तो डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस देयर इज इक्वल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब प्राइस में जितना चेंज करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड में उतना ही चेंज आएगा। अब इस केस में जो ये डायग्राम बन रहा है इसके शेप को कहते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद रखेंगे। अब वर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है, नो डाउट मैथमेटिक्स में ये चीजें हम डिटेल में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे भी आपके लिए ब्रीफ में जानना जरूरी है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि ये जो लाइन देख रहे हो इसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे ना उन सब का एरिया जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। क्यों सेम होगा, अब यहाँ पे हम जो एरिया निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ऑब्वियस सी बात है ये परसेंटेज अगर सिमिलर है तो अब कहीं से भी एरिया फाइंड आउट करो वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी, जिसकी वजह से ईडी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 1 आ गई। फाइन, अब 11th की क्लास में ये दो टाइप्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं कुछ बुक्स में, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप इनको भी अच्छे से स्टडी कर लो, बिकॉज ये आपको थ्रू आउट आप आगे जो भी कोर्स स्टडी करोगे वहां पे इन दोनों केसेस के बारे में आपको जानना पड़ेगा। फाइन, तो ये है मोर देन यूनिट इलास्टिक। मोर देन यूनिट इलास्टिक मतलब मैंने यूनिट का मतलब बताया था 1, तो मोर देन यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, ईडी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे मोर देन 1 आनी चाहिए। फाइन, तो यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने बहुत छोटा सा चेंज किया है। डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस देयर इज मोर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इक्वल की जगह बस यहाँ क्या लगा दिया गया, मोर लगा दिया गया, और आपका जो डिमांड कर्व बन रहा है वो बन रहा है फ्लैटर। देख रहे ना कर्व काफी फ्लैट है, तो इसीलिए इसको कहा गया फ्लैटर डिमांड कर्व। फाइन, एंड लास्टली लेस देन यूनिट इलास्टिक। लेस देन यूनिट इलास्टिक का मतलब, यूनिट का मतलब अगर 1 है तो लेस देन यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या होगा, ईडी की वैल्यू 1 से कम आएगी, तो ईडी इज लेस देन 1। अब डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा, यहाँ पे इक्वल था, यहाँ मोर था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा। यानी कि प्राइस में चेंज करने की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड में कंपैरेटिवली कम चेंज आता है तो उसी को कहते हैं हम लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। और यहाँ पे जो कर्व बनता है इसको कहते हैं हम स्टीपर डिमांड कर्व। फाइन, अब हमें एक छोटा सा और टॉपिक डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला तो फैक्टर लिखा है मैंने, नेचर ऑफ द कमोडिटी, मतलब कमोडिटी किस तरीके का है। अगर आप सोचो कि कोई कमोडिटी नेसेसिटी आइटम है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट के बिना तो खाना नहीं खा सकते, तो अगर सॉल्ट की प्राइस में चेंज भी होता है तो क्या सॉल्ट की डिमांड पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी। फाइन, अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना कि अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता तो डिमांड को क्या कहेंगे हम, इन इलास्टिक, और अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है तो उसको कहेंगे हम इलास्टिक। तो उसी के हिसाब से आपको ये सारे पॉइंट्स को सोचना है कि डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। फाइन, सेकेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट वर्ड भी हमने पहले डिस्कस किया था, अगर एक की जगह दूसरे कमोडिटी को यूज कर सकते हैं तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए टी एंड कॉफी। फाइन, तो अगर मान लो कि टी की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे बायर्स टी की जगह कॉफी प्रेफर करना शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब डिमांड क्या हो गई, यहाँ पे इलास्टिक हो गई। मतलब जिन प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट होते हैं उनकी कीमत के बदलने से उनकी डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और इसी के कारण उसको इलास्टिक डिमांड कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जिन प्रोडक्ट के कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होते उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। सेम अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो सॉल्ट का तो सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे पास, तो सॉल्ट की कीमत बढ़ने घटने से भी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता है। फाइन, देन मल्टीपल यूजेस। अब कोई कमोडिटी है जिसका अलग अलग कई जगहों पे इस्तेमाल होता है, लाइक एग्जाम्पल के लिए मिल्क, चाय बनाने के लिए भी यूज कर सकते
सकते हो, आप स्वीट डिश पुडिंग्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो अगर उसकी प्राइस कम हो जाती है तो उसके यूजेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मान लो कि अभी जो प्राइस है मिल्क की उसमें 2-3 रुपए कम कर दिए जाए पर केजी, तो हो सकता है हर घर में कंजम्पशन उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी डिमांड जो है वो इलास्टिक हो गई। क्लियर है? यानी जिन प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस होते हैं उनका डिमांड इलास्टिक, और जिन प्रोडक्ट के सिंगल यूज होते हैं, फाइन, लाइक मार्कर का सिर्फ और सिर्फ पर्पस क्या है, व्हाइट बोर्ड पे लिखना और पढ़ाना, तो अगर इसकी डिमांड प्राइस घटती या बढ़ती भी है तो डिमांड पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि इससे मैं बैठ के कुछ ड्राइंग एंड पेंटिंग बनाने लगूंगी, नहीं, मेरा मेन पर्पस क्या रहेगा, व्हाइट बोर्ड पे ही लिखना, तो इसकी डिमांड क्या हो गई, इनइलास्टिक हो गई। फाइन। देन पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल को हम थोड़े समय के लिए टाल सकते हैं। अगर मान लो कि आप देखते हो ना कि आपको कपड़े ही परचेज करने हैं और आप कुछ आने वाले टाइम पे कुछ फेस्टिव ऑफर्स आने वाले हैं, तो आप क्या करते हो, थोड़े टाइम के लिए अपने कंजम्पशन को रोक देते हो। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके कंजम्पशन को हम नहीं रोक सकते, जैसे कि फूड आइटम, नेसेसिटी आइटम। तो जिन चीजों के कंजम्पशन को हम रोक सकते हैं, प्राइस के घटने तक वेट कर सकते हैं, उनकी डिमांड हो जाएगी इलास्टिक। और दूसरी तरफ जिन चीजों की यूज को हम नहीं रोक सकते, जैसे कि मेडिसिन, अगर तबियत खराब है, मेडिसिन चाहिए तो चाहिए, उस केस में वो डिमांड क्या कही जाएगी, इन इलास्टिक कही जाएगी। फाइन। इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर, जो लोग बहुत ही ज्यादा रिच और प्रॉस्परस होते हैं उनके लिए कीमत के घटने बढ़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनके लिए डिमांड क्या हो गई, इनइलास्टिक। फाइन। और जो मिडिल क्लास इनकम है उनके लिए कीमत के घटने बढ़ने से उनकी डिमांड हाईली अफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से उनके लिए डिमांड जो है वो इलास्टिक कही जाती है। फाइन। हैबिट ऑफ कंज्यूमर, अब जो भी चीजें आपके हैबिट में है, जिन हैबिट को आप नहीं छोड़ सकते, उनकी डिमांड आपके लिए क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। अब जो लोगों को अल्कोहल कंज्यूम करने की हैबिट होती है या फिर जो सिगरेट स्मोक करते हैं, इन चीजों की प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, इन चीजों की डिमांड उनके लिए कम नहीं होगी। तो इसका मतलब हैबिट जिन चीजों की होती है, हैबिट ऑफ कंज्यूमर में जो चीजें होती हैं उनकी डिमांड इनइलास्टिक, जबकि दूसरी तरफ जो नॉन हैबिचुअल कमोडिटीज होती हैं उनकी डिमांड कीमत के घटने बढ़ने से चेंज होती है और उसको हम इलास्टिक कहते हैं। फाइन। प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटी, मतलब कोई चीज जो बहुत ही सस्ती है, 1 रुपए या 2 रुपए की है, ठीक है, उनकी प्राइस घट जाए या बढ़ जाए, लाइक मान लो कि एक जो कैंडी आप लेते हो वो 1 रुपी की कैंडी है, वो बढ़ के 1 रुपी 50 पैसे हो जाए, फाइन, तो भी उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोचोगे चलो ठीक है, कीमत बढ़ी तो बढ़ी, लेकिन जो चीजें महंगी होती हैं उनकी कीमत में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए, इवन 10% का भी चेंज आ जाए, तो उसके लिए आपको एक्सपेंडिचर तो बहुत करना पड़ेगा, तो तुरंत आपकी डिमांड पे उसकी वजह से क्या आ जाएगा, काफी सारा चेंज आ जाएगा, काफी सारा इफेक्ट आ जाएगा। फाइन। देन आफ्टर प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कमोडिटी, मतलब आप अपने इनकम का कितना बड़ा हिस्सा किसी चीज पे स्पेंड करते हो। लाइक अगर मैं बात करूं न्यूज़पेपर की, ठीक है, न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर पे हम अपने इनकम का एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन स्पेंड करते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट भी सस्ती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर न्यूज़पेपर की कीमत 1 रुपए 2 रुपए से बढ़ा दी जाए तो वो हमारे पूरे इनकम के प्रोपोर्शन को या हमारे जो बजट है उसको उतना इफेक्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से उसकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ जिन चीजों पे हम अपने इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्पेंड करते हैं उनकी कीमत पे थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है तो हमारी डिमांड बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है और जिसकी वजह से डिमांड इलास्टिक कही जाती है। फाइन। देन कम्स योर टाइम पीरियड, शॉर्ट रन में एंड लॉन्ग रन में भी हम देखते हैं इलास्टिसिटी को चेंज होते हुए। शॉर्ट रन मतलब छोटे टाइम पीरियड में जब हम प्रोडक्ट के ऑल्टरनेटिव्स नहीं ढूंढ सकते तो डिमांड क्या रह जाएगी, इनइलास्टिक। जबकि लॉन्ग रन में कोई चीज अगर महंगी होती है तो हम उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लगते हैं, जैसे कि पेट्रोल डीजल के लिए हमने सीएनजी और अदर जो भी ऑप्शंस है उनको ढूंढना शुरू कर दिया है। तो लॉन्ग रन में क्या हो जाएगी, डिमांड इलास्टिक हो जाएगी, जबकि शॉर्ट रन में डिमांड इनइलास्टिक रह जाएगी। क्लियर है? डिमांड का चैप्टर आज मैंने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन एक और लेक्चर में जरूर लूंगी जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डू लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।